औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर हो। आज 3rd रमज़ान है और 27th ऑफ अप्रैल 2014 है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की भी मुबारक हो, सुबह बख़ैर भी हो और एक अच्छे दिन के साथ जो है हम आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना वायरस से जो है निजात दिलाए और आप अपनी नमाज में, अपनी दुआ में जो है इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करते रहा करें। आज मैंने आपके लिए 2 कोर्ट्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया है कि किस तरह आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपील के लिए और किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ मैं। पेज नंबर क्या कहते हैं 375 पे जो है रेफरेंस टू हाई कोर्ट जो है, अगर आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास बुक है निकाल के सामने रख लें और मेरा लेक्चर भी साथ साथ सुनते रहें, और जिनके पास बुक नहीं है तो वो एटलीस्ट इसको अपने पास पहले लिख लें और फिर उसके बाद जो है मेरा लेक्चर भी सुन लें। यहाँ आपको ये कह रहा है रेफरेंस टू हाई कोर्ट में, द एप्लीकेशन शुड बी in the prescribed form and should include the statement of case stating any question of law arising out of the orders of appellate tribunal. This application should be filed within 90 days of the communication of orders of the appellate tribunal. जी, हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के लिए सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपके केस में अगर ये मेंशन किया है देयर इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, इस तरह की वर्डिंग, यानी इसमें स्टिल कोई कानूनी नुक्ता है, तो फिर ऐसे केस को आगे हाई कोर्ट में क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, रेफरेंस दायर किया जा सकता है। और रेफरेंस दायर करने का टाइम उसने मेंशन किया है 90 डेज़। फिर अगले पैराग्राफ में आपको कहता है इफ़ ईदर the taxpayer or the commissioner inland revenue is not satisfied with the decision of the appellate tribunal, he may prefer an application to the high court. जी, तो आपको ये कह रहा है कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे और तमाम स्टेटमेंट्स साथ लगानी होगी और उन्हीं स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन ऑफ लॉ का भी जिक्र करना होगा। और अगर एग्रीव टैक्स पेयर है, एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है, तो वो भी हाई कोर्ट में केस रेफ़र कर सकता है। और अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से हैप्पी नहीं है, तो वो भी हाई कोर्ट में केस रेफ़र कर सकता है, यानी रेफरेंस दायर कर सकता है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, तो नेक्स्ट पेज पे आपको ये कह रहा है कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हाई कोर्ट में जाने के। पहले सबसे पॉइंट है, ये मैं आपके सामने जूम कर रहा हूँ, कुछ टॉप पे नज़र भी आ रहा है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी पार्टी इसमें कहता है, कोई भी एग्रीव पार्टी, चाहे टैक्स पेयर हो चाहे CIR हो, वो अगर वो एग्रीव्ड हैं, अनहैप्पी हैं, तो एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपको कहता है प्रेस्क्राइब फॉर्म पे जो है ये अपील की जाती है और इसके साथ तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपको बता रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ द केस, द एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड ओनली इफ द स्टेटमेंट ऑफ द केस स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ की वर्डिंग जो है अगर एपलेट ट्रिब्यूनल में मेंशन है उसके डिसीजन में, तो फिर इस तरह के केस को जो है आगे क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पीरियड ऑफ फाइल रेफरेंस, वही पुरानी बात है जो अभी मैंने अभी आपके सामने कही कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है एक अपील जो है उसमें हाई कोर्ट में की जा सकती है। 90 डेज़ का टाइम मेंशन है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 5 है जी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फ़ी। तो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फ़ी में आपको कहता है कि अगर टैक्स पेयर जो है केस रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस दायर कर रहा है हाई कोर्ट में, तो उसे जो है 100 रुपये डिपॉजिट करना होगा ट्रेजरी में। और पॉइंट नंबर 6 में कहता है CIR अगर कर रहा है तो CIR को किसी किस्म की क्या कहते हैं अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है।
if appellant is income tax department, no reference fee shall be paid. यहाँ आपको ये कह रहा है कि CIR को किसी किस्म का 100 रुपया ट्रेजरी में जमा नहीं करना। 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये गौर से देख लें। 7 नंबर पॉइंट में आपको कहता है कि if the high court is satisfied with a question of law arises out of the orders of the appellate tribunal, it may proceed to hear the case. इसमें बड़ी टेक्निकल उसने बात की है कि अगर हाई कोर्ट जो है उस स्टेटमेंट ऑफ द केस को पढ़ता है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ का जिक्र है, यानी इस फैसले में अब भी कोई कानूनी नुक्ता मौजूद है, तो फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से, तो फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले में जो मेंशन किया गया है कि इसमें अब भी क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी कानूनी नुक्ता मौजूद है, अगर उससे हाई कोर्ट मुतमिन होती है उस कानूनी नुक्ते से, तो फिर इस केस को आगे मज़ीद प्रोसीड किया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है। और अगर उस कानूनी नुक्ते से हाई कोर्ट मुतमिन नहीं, तो उधर से ही वो केस खारिज कर दिया जाता है। Such a case shall be heard by a bench consisting of a minimum of 2 judges of the High Court. फिर कहता है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से हाई कोर्ट मुतमिन हो जाती है, तो फिर वो एक बेंच तश्कील देगी जजेस का, और वो कम अज़ कम जो है मिनिमम 2 जजेस जो हैं हाई कोर्ट में उसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। देन क्या होगा, द हाई कोर्ट विल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज बाय द रेफरेंस। फिर हाई कोर्ट जो है उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो है अपना क्या करेगी, फैसला देगी, अदालत फैसला देगी, यानी अपनी जजमेंट देगी। इट्स जजमेंट विल स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच जजमेंट इज बेस्ड। द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर्स shall stand modified accordingly. The court will send a copy of the judgment under the seal of the court to the appellate tribunal. यानी हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो बेंच होगा वो उसको स्टडी करके फिर वो अपनी जजमेंट जो है ये अपना डिसीजन देगा, और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है या उसको सेम उसी तरह रखना है, तो इस तरह का डिसीजन जो है हाई कोर्ट की तरफ से जब आएगा, तो फिर उसकी एक कॉपी जो है किसको भेज दी जाएगी, एपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में आपको कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको कह रहा है कि इफ द रेफरेंस हैज बीन फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, इट विल नॉट अफेक्ट द रिकवरी ऑफ टैक्स विच विल बी पेएबल इन अकॉर्डेंस with the assessment made as modified by the order of the appellate tribunal. However, if the recovery of the tax has been stayed by the High Court by an order, such a recovery will not be made. यहाँ आपको ये कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर हाई कोर्ट ने ये रिकवरी ऑफ टैक्स के हवाले से अगर कोई केस था, उसके हवाले से उसने डिसीजन दिया कि ये रिकवरी ना की जाए, तो फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के रूल से उस एग्रीव टैक्स पेयर से टैक्स की रिकवरी नहीं की जाएगी। और आगे चल के पेज नंबर 377 पे कह रहा है द हाई कोर्ट विल enjoys full discretion regarding the cost of appeal। यानी हाई कोर्ट की अपनी पूरी फुल डिस्क्रिशन है, मर्जी है कि वो किसी किस्म का भी अपील के अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकती है, फैसला दे सकती है। However, the High Court may authorize the Commissioner to postpone the refund until the disposal of the appeal by the Supreme Court। ताहम हाई कोर्ट जो है के पास ये इख्तियार है, ठीक है, कि वो किसको अथोराइज कर सकती है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, कि जो अगर रिफंड का कोई केस है, जो एग्रीव टैक्स पेयर को पैसे कुछ वापस करने हैं, तो उसको क्या कर दे, डिस्पोज उस वक्त तक पोस्टपोन कर दे, ठीक है, मुलतवी कर दे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक कि जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उसका कोई डिसीजन नहीं आता। अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर यही सेम केस रिफंड का आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक जो है वो रिफंड अमाउंट जो है टैक्स पेयर को वापस नहीं की जाएगी। द कोर्ट शेल पास सच ऑर्डर ओनली इफ द कमिश्नर हैज़ फाइल्ड an application within 30 days of the decision of the by the High Court that he wants to prefer an appeal to the Supreme Court। यानी आगे चल के आपको ये वजाहत कर रहा है
کہ اگر ریفنڈ کا کیس ہے، اگر پیسے ٹیکس پیئر کو واپس کرنے ہیں اور سی آئی آر نے اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا ٹائم کتنا مینشن ہوا ہے؟ 30 ڈیز مینشن ہے. تو 30 ڈیز کے اندر اندر اپیل کر دے گا ڈپارٹمنٹ، اور جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک جو ہے وہ پیسے اگریو ٹیکس پیئر کو یعنی ریفنڈ کے پیسے واپس نہیں ہوں گے. یہاں تک تھا پروسیجر کس کا؟ اپیل ٹو دا ہائی کورٹ. آگے نیکسٹ ہے جی اپیل ٹو دا سپریم کورٹ. یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کہہ رہا ہے سیکشن 134 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 provided right of appeal to the Supreme Court before the taxpayer and the department against any judgment of the High Court delivered on a reference on a question of law under section 133. This right was subject to the clarification by High Court. The case is fit one for appeal to Supreme Court. However, it was observed that the Article 185 of the Constitution of Pakistan also provides the right of filing of CPLA by any person against the judgment of High Court to Supreme Court. This section was considered as a duplication in the law. Therefore, Section 134 has been omitted with effect from July 1st, 2005. یہاں پہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں جانے کے لیے جو ہے دو چیزیں اس نے بتائی ہیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 134 کے تحت جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، جبکہ اسی کے ساتھ پیرالل جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے اس کی آرٹیکل سیکشن 185 کے تحت جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی اپیل یعنی سی پی ایل اے کر سکتا ہے. تو اس طرح یہ دو قوانین موجود تھے. تو پہلے قانون کو جو ہے جو 134 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی 134 سیکشن تھے جو ہے یہ جو رائٹ دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا، اس کو ابالش کر دیا گیا. کب ابالش کیا گیا؟ 1 جولائی 2005 کو. اب کوئی بھی شخص جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 185 کے تحت جو ہے سپریم کورٹ میں اپنی اپیل یعنی سی پی ایل اے کر سکتا ہے. آگے اس کے پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں کہ اماؤنٹ آف اپیل فی کیا ہوگی. تو کہتا ہے دا اماؤنٹ آف اپیل فی شیل بی بورن بائی دا ٹیکس پیئر اور انکم ٹیکس اتھارٹیز ایز ڈیسائڈ بائی دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں آپ کو کہہ رہے ہیں دا اماؤنٹ آف اپیل جو ہے یہاں پہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے کہ ایگریو ٹیکس پیئر کو یا ایگریو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے سپریم کورٹ کی روح سے جو ہے وہ اماؤنٹ آف اپیل فی جو ہے سبمٹ کرنی پڑتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ڈیسیژن آف دا اپیل. اینی اپیل فائلڈ بیفور دی سپریم کورٹ concerning dispute under the Income Tax Ordinance 2001 shall be heard by bench constituted for this purpose. The court, after complete examination of the case, shall give its judgment. کہتا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں جو کیس لاج ہوا، اپیل ہوئی، اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنا ایک بینچ بنا کے اپنے کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا اور کمپلیٹ ایگزامینیشن کرے گا، کیس کو دیکھے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنا فیصلہ دے گا یعنی اپنی ججمنٹ دے گا. یہاں ڈیسیژن کے لیے لفظ ججمنٹ بھی استعمال ہوا ہے، ججمنٹ دے گا. اور پوائنٹ نمبر 3 میں آپ کو کہتا ہے کہ کس طرح جو ہے پھر یہی ججمنٹ، یہی ڈیسیژن، یہی فیصلہ جو ہے بوتھ دا پارٹیز کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا. تو کمیونیکیشن آف دا ڈیسیژن میں کہتا ہے دا کورٹ judgment shall be communicated to the appellate tribunal which shall pass the necessary orders for the complete implementation of the judgment. The decision of the Supreme Court is final and conclusive in all the cases. یعنی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کورٹ کی ججمنٹ ہوگی سپریم کورٹ کی، ٹھیک ہے جی، وہ ججمنٹ جو ہے کمیونیکیٹ کی جائے گی ڈائریکٹلی ٹو دا اپیلیٹ ٹریبیونل. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر کمپلیٹ جو ہے امپلیمنٹیشن کروانی جو ہے
अपीलेट ट्रिब्यूनल की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या किया जाएगा, फाइनल तस्वर किया जाएगा। इसे आगे किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ये चारों प्रोसीजर आज आपके कंप्लीट हो गए कि CIR अपील की अदालत में कैसे जाया जाता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में कैसे जाया जाता है, हाई कोर्ट में कैसे जाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इन मेरे लेक्चर्स को यूट्यूब पे सुनते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी किया करें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ और ख़ास तौर पे अपने कमेंट्स दिया करें कि आपको ये लेक्चर मेरा कैसा लगा। इस तरह ये होगा कि मुझे कम से कम जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके कमेंट्स की वजह से, और मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको देखें लेक्चर मिल गए इन कोरोना डेज़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग घर पे बैठ के बजाय फालतू वक्त ज़ाया करने के, वक्त अपना ज़ाया करने के, आप अपने इन्हीं लेक्चर्स को सुना करें, बार बार सुने, ठीक है जी, और अपने पास लिखते जाएं जो जो चीज़ जो है आपको समझ आती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला बाकी और लेक्चर्स भी इसी तरह मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।